हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रूरल डेवलपमेंट में आज हम लोग 5वीं यूनिट देखेंगे। अगर आपने 4 यूनिट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को ऐसे करके आप देख सकते हैं। 5वीं यूनिट में दोस्तों हम लोग देखेंगे रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर दोस्तों गाँव में हम लोग कैसे नए-नए इंडस्ट्री को स्थापित करें, यानी नए-नए इंडस्ट्री को लाएँ और कैसे गाँव का विकास करें और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ये सारी बातें इस यूनिट में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरिया और राइट द शॉर्ट नोट कांसेप्ट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियल। यानी रूरल एरिया में कैसे इंडस्ट्री को लाया जाए और कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, इसके बारे में है। तो द कांसेप्ट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन इनकम्पोज द फैसिलिटी वेन्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नॉन फॉर्म एक्टिविटी ऑन वाइडली डिसअपेयर्ड बेसिक द नियरर टू द प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। यानी इसमें ये कहा गया है कि जो लोग गाँव में रहते हैं और नॉन टेक्निकल हैं और जिनके पास खेती-बाड़ी नहीं है, वो लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और उसके एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ इ और नए-नए फैसिलिटीज़ के द्वारा नए-नए इंडस्ट्री को स्थापित करें या लगाएँ। रूरल इंडस्ट्री इज़ नॉन फार्म एक्टिविटी। अ, रूरल इंडस्ट्री का मतलब यही है कि नॉन फार्म वो खेती-बाड़ी से रिलेटेड नहीं होगा। एंड दे आर बाय नेचर स्मॉल स्केल एंड आर यूजुअली बेस्ड इन द विलेज। जो ये इंडस्ट्री दोस्तों होगी वो स्मॉल स्केल पे होगी, छोटे उस पे होगी और किस पे होगी? गाँव बेस पे होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल इंडस्ट्री। जिसका मेन उद्देश्य यही होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, कहाँ पर? गाँव में। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एम्स ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट लेवल एंड दोस्तों देखिए, जब गाँव में इंडस्ट्री लगेगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी। सिंस द स्केल एक्टिविटीज़ ऑफ रूरल इंडस्ट्री इज़ स्मॉल एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड आल्सो इज़ स्मॉल। अ, रूरल रूरल एरिया में ही क्यों इंडस्ट्री लगाई जाए? क्योंकि वहाँ पर दोस्तों जो फाइनेंस की दिक्कत होती है वो बहुत कम होती है और हम लोग कोई भी छोटे से शुरू कर सकते हैं, यानी छोटी इंडस्ट्री से शुरू कर सकते हैं। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्लूड द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी आउटसाइड एग्रीकल्चर कैरिड आउट विलेज। क्या है ना दोस्तों कि गाँव में जो हम लोगों को रॉ मटेरियल है वो आसानी से मिल जाया करेगा और जिससे हम लोग आसानी से लेबर वगैरह सस्ते में लेकर वर्क करा सकते हैं। Some example these activities are cottage, teeny village and small scale manufacturing industry and service wise। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कॉटेज एंड टिन्नी मतलब छोटे हाथकरघा वाले वर्क और बहुत सारे ऊनी ये सब जैसे भेड़ वगैरह से निकालना ये सारी चीज़ें हैं एंड मछली पालन ये सब भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ जाएगा। However, rural industrialization suffer from technology excellence, low productivity efficiency। क्या है ना दोस्तों कि जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये सफ़र करता है यानी कठिनाइयाँ आती है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्योंकि लोग प्रोडक्टिविटी नहीं होते हैं और अच्छी क्वालिटी के मशीन वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं और गाँव के लोग थोड़ा पढ़े लिखे कम होते हैं तो वो रूढ़िवादी होते हैं यानी पहले की बातों को लेकर चलते हैं। टू ओवरकम दिस नीड इनोवेशन इम्प्रेसिव टेक्नोलॉजी यूज्ड इन रूरल इंडस्ट्री। अगर इसको कम करना है, रूढ़िवादी को ख़त्म करना है और गाँव का विकास करना है तो हमें रूरल इंडस्ट्री की ओर बढ़ना चाहिए। ये तो रहा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेम वही चीज़ है दोस्तों कि सिग्निफिकेंस यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आसान है ये आप देख लीजिएगा एंड एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ रूरल इंडस्ट्री। रूरल इंडस्ट्री में ग्रोथ क्यों स्लो है? क्योंकि वहाँ के लोग गरीब होते हैं, पर सबसे बड़ी बात है और देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टमेंट डेवलपमेंट और दोस्तों रूढ़िवादी होते हैं जो मैंने पहले बता चुका हूँ। एजुकेशन की कमी होती है, स्किल की कमी होती है, जिसके कारण रूरल इंडस्ट्री तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाती है। गिव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल इंडिया। तो दोस्तों गाँव में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है वो देखते हैं। पहला क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट में लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है ना दोस्तों गाँव में रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाते हैं जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन है वो ईज़ी और कम पैसे में हो जाता है और वर्कर भी सस्ते में मिल ही जाते हैं। सेल्फ सफिशिएंट। क्या है ना गाँव के लोग अपने में ही जो भी वर्क करना होता है वो स्वयं में करने में विश्वास करते हैं, तो वो सेल्फ सेल्फ में सफिशिएंट होते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है जब रूरल एरिया में अगर हम लोग इंडस्ट्री को स्थापित करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड
नेक्स्ट हमारा इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर, लोग नई-नई मशीनों का यूज़ करेंगे और पैसे होगा तो नए-नए तरीके से खेती करना शुरू करेंगे, तो खेती-बाड़ी में इम्प्रूवमेंट आएगा। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? डिक्लाइन द कॉटेज इंडस्ट्री। क्या है ना, जब लोग इंडस्ट्री पे बेस्ड हो जाएँगे तो वो खेती-बाड़ी में थोड़ा-सा कम रुचि लगाएँगे एंड मास माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया, मास माइग्रेशन हो जाएगा क्योंकि लोग क्या होगा, गाँव में आके बसने लगेंगे और गाँव क्या होगा, धीरे-धीरे शहर में बदलता चला जाएगा। डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़, क्या है ना, जब गाँव में इंडस्ट्री वगैरह लगेगी, तो वहाँ पर जगह चाहिए और जगह जब चाहिए तो पेड़ वगैरह कटते चले जाएँगे, तो नेचुरल रिसोर्सेज़ का क्या होगा, डिप्लॉयमेशन हो जाएगा, यानी खात्मा होता चला जाएगा। उसके बाद है पॉल्यूशन, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जब इंडस्ट्री लगेगी तो पॉल्यूशन ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, नॉइज़ पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन, बहुत सारी पॉल्यूशन बढ़ेंगे जब इंडस्ट्री लगेगी। उसके बाद हमारा है शॉर्ट नोट, गांधीयन अप्रोच। गांधी जी का अप्रोच क्या था? तो इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को जो मेन वाला इनका है वहीं से समझाता हूँ। यहाँ से प्रिंसिपल कांसेप्ट ऑफ गांधीयन, ये दोस्तों अगर आप समझ जाते हैं तो यही जो इसका मेन कांसेप्ट है वही उसमें गांधीयन अप्रोच में लिखना है, क्योंकि प्रिंसिपल और अप्रोच लगभग सेम ही है। तो पहला क्या था? सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। गांधी जी का कहना था कि जो लोग गाँव के लोग हों वो सेल्फ सफिशिएंट हों, यानी स्वयं में काम करने में और स्वयं पैसे बनाएँ। तो Gandhi state of self-sufficient Indian village. Self-sufficiency was advocated by him basic principle life because dependent bribing and exploitation which is of violence. गांधी जी का कहना ये था कि गांव के जो लोग हैं वो सेल्फ पे डिपेंड हों, वो किसी पे डिपेंड ना हो। अगर वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं तो वो अच्छे से आगे बढ़ेंगे, अच्छे से अपने जीवन को जिएँगे। अगर वो किसी पे डिपेंड होते हैं तो एक्सप्लॉइटेशन एंड वायलेंस होने का खतरा होता है। अब सेल्फ डिपेंड कैसे हों कि वो अपना खुद का खाना वगैरह, जैसे एग्रीकल्चर में करके खाने वगैरह का बंदोबस्त करें, क्लॉथिंग करें यानी कपड़े वगैरह बनाएँ, स्वयं के मिट्टी के बर्तन वगैरह एंड जैसे हाथ की चीज़ें भी वो स्वयं से ही बनाएँ। डिसेंट्रलाइज़ेशन, गांधी जी का कहना था कि जो लोग गाँव और शहर दोनों में रहते हैं, तो वो लोग मिलकर गाँव में एक अच्छा-सा एनवायरनमेंट बनाएँ और गाँव में ही मिल-जुल कर रहें एंड गाँव को अच्छे से बढ़ाएँ, आगे बढ़ाएँ। और इसमें जो हमारा पॉलिटिकल लेवल है एंड विलेज लेवल पर जो पॉलिटिकल लेवल है, वो दोनों भी मिलकर साथ-साथ काम करें और किसके लिए काम करें? गाँव के लिए काम करें। यहाँ पर लास्ट पॉइंट है द पंचायत एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल फंक्शन। इट वुड लाइक टू आफ्टर एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन ऑफ द विलेज। जो हमारा पंचायत है यानी कि ये गाँव का वो होता है, मतलब कि गाँव का ये पॉलिटिक्स होती है पंचायत, तो वो किस पे वर्क करे? आफ्टर एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन एंड ऑफ द विलेज। उसके बाद पंचायती राज, गांधी जी का कहना था कि गाँव में पंचायती राज होने चाहिए, जो कि थर्ड यूनिट में आपने अच्छे से समझा है, पंचायती राज क्या होता है एंड ये वर्क करे अपने गाँव के विकास के लिए, गाँव में कोई प्रॉब्लम होती है उसको, और काफ़ी अच्छे से जुडिशियल यानी न्यायिक प्रणाली को अच्छे से ये लोग चलाएँ। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, गांधी जी का कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खादी कपड़े पहने एंड विलेज को क्या करें? इंडस्ट्रियलाइज़ यानी गाँव में इंडस्ट्री को लगाएँ, वो भी किस पे बेस हो? खादी पे हो। ये गांधी जी का कहना था। कोऑपरेटिव्स, गांधी जी का कहना था कि जो लोग रहते हैं, जो सोशल लोग रहते हैं गाँव में, वो लोग कोऑपरेटिव हों, एक-दूसरे का सपोर्ट करें और जो खेती-बाड़ी में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, वो भी उनसे फ़ैमिलियर हों, यानी खेती-बाड़ी से फ़ैमिलियर हो, उनके लिए फ़ैमिलियर हो, ये सारी चीज़ें हों। ट्रस्टीशिप यानी विश्वास, गांधी जी का कहना ये था कि लोगों का एक-दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट है इन हिज़ ओपिनियन opinion, all the land belong to God, that community, and therefore educated and land, other natural resources should be collectively owned by upward and welfare of the community। यानी कि इनका कहना ये था कि जो ज़मीन है वो हमारे लिए भगवान की तरह है, तो सभी लोग उसको अच्छे से देखें और नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करें एंड वेलफेयर यानी गाँव के कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए अच्छे से वर्क करें। He saw the principle of trusteeship, a non-violent method of persuading landowners and donate the land voluntarily and community welfare purpose। उनका कहना ये था कि जो लोग
ज़मीन वाले हैं, यानी जिनके पास ज़मीन है, वो लोग अच्छे से खेती करें और वॉलंटरी ना करें, यानी कि सॉरी दोस्तों, हिंसा वगैरह ना करें और वेलफेयर पर्पज़, यानी कि जो लोग गाँव में रहते हैं उनको अच्छे से रहने की जगह वगैरह मिले। विलेज सैनिटाइज़ेशन, ये तो आसान ही है, आप लोगों को पता ही होगा कि गाँव को साफ-सुथरा करना, खाने-पीने की सही चीज़ें यूज़ करना, साफ पानी यूज़ करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो गाँधी जी का कहना ये था कि गाँव के सभी लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करें। अब एप्रोप्रिएटेड टेक्नोलॉजी ऑफ रूरल इंडस्ट्री, तो एप्रोप्रिएटेड टेक्नोलॉजी 2 डिफरेंट अप्रोच पे वर्क करती है। पहला क्या है कि रूरल इंडस्ट्री, यानी गाँव में इंडस्ट्री हो, एंड दूसरा है सोशल वेलफेयर अप्रोच। गाँव के जो लोग हों, उनकी भलाई हो, ऐसे अप्रोच पे जब काम करती है कोई टेक्नोलॉजी, तो वो होती है हमारी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में अगर रूरल इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के पार्ट जो हमने आगे पढ़े हैं, पहले पढ़ लिए हैं दोस्तों, तो उसको आप लिख सकते हैं, एंड सोशल वेलफेयर उसको भी आप लोग इंक्लूड करके इसको आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 1-2 पॉइंट है, मैं उसको पढ़ लेता हूँ। अंडर द टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन अप्रोच एक्सपेक्टेड आउटकम्स द टेक्नोलॉजी कंपेयर्ड टू अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली एसोसिएटेड विथ एप्रोप्रिएटनेस, यानी कि जो हम लोग टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करेंगे और जो उसका आउटकम आएगा, वो क्या होगा दोस्तों, हमारा एसोसिएटेड होगा, यानी गाँव में जो भी चीज़ें ज़रूरत होगी उससे वो रिलेटेड होगा और इसी को एप्रोप्रिएटेडनेस कहते हैं। एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन द टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड सोशियो इकोनॉमिक, और जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे, वो सोशल एंड इकोनॉमिकल दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। और ये टेक्नोलॉजी डिपेंड किस पे करती है, वो देख लेते हैं। हाउ इट इज़ यूज्ड, यानी उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करोगे। व्हाट इट यूज़ एंड प्रोड्यूस, यानी इसका इस्तेमाल क्या है और क्या प्रोड्यूस करेगा यानी क्या देगा। हु गेन्स द लॉसेस एज रिजल्ट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन डिसीजन, हमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, क्या इसका परिणाम आएगा, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो 3 पॉइंट है दोस्तों, हाउ इट इज़ यूज़, कैसे इसको यूज़ किया जाए और इसका क्या इसको देना पड़ेगा, एंड ये हमें कितना लाभ देगा, कितना हानि देगा, ये रिज़ल्ट कैसा होगा, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करता है, यानी 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है। अप्रोप्रिएटेड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट टिपिकली डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है वो इससे डिफर्ड होता है। Compared the conventional technology, appropriate technology typically less capital intensive, more labor intensive and easier to operate, maintain एंड रिपेयर। जो हमारा कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है ना दोस्तों, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर वगैरह का यूज़ होता था, एंड जो हमारा ये नया एप्रोप्रिएटेड टेक्नोलॉजी आया, इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर वगैरह का यूज़ नहीं होता है, इसे आसानी से आप लोग यूज़ कर सकते हैं और मेंटेन भी आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन रूरल एरिया, तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रूरल एरिया में कौन-कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, यानी जो बहुत समय से चला आ रहा है वो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 25 ईयर, एटलीस्ट 25 ईयर, एंड अपग्रेडेड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। अब दूसरा पॉइंट ये है कि दोस्तों जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसको थोड़ा-सा अपडेट करके न्यू फीचर थोड़ा-सा ऐड करके उसको यूज़ करना। ऑफ द सेल्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, गाँव के लोगों द्वारा जो स्वयं बनाया हुआ टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना। डाउन स्किल मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी ज़्यादा पैसे खर्च ना करके कुछ नया चीज़ें बनाना और उसको यूज़ करना, तो डाउन स्केल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हो गया। इनोवेटिव रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों को बनाना और टेक्नोलॉजी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको रिप्लेस करना, एंड इसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस की फैक्टर कंसीडर इन द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएटेड टेक्नोलॉजी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी को जब हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, स्केल इक्विपमेंट एंड प्रोसेस, कॉस्ट की सेविंग होगी, कैपिटल बढ़ेगा, ऑपरेटिंग मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट होगा, फॉरेन एक्सचेंज होगा, जनरेशन ऑफ प्रॉफिट होगी, इंक्रीज द प्रोडक्शन होगा, हायर प्राइस ऑफ प्रोडक्शन होगा, वैल्यू एडेड लोकली थ्रू प्रोसेसिंग, यानी लोगों की वैल्यू बढ़ेगी, सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, डायरेक्टली इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, यानी रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नए जॉब क्रिएट होंगे, हायर वेज ड्यू टू लेबर प्रोडक्टिविटी, लोगों के बीच लेबर प्रोडक्टिविटी जनरेट होगी, इनकम लोगों के बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की भी डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, शेयर बढ़ेगा, जो मिडलमैन लोग करते हैं बीच में, अ, और
प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ रूरल ऑफ लो इनकम कंज्यूमर। तो रिड्यूस प्राइस पहले पॉइंट हो गया, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ग्रेटर अवेलेबिलिटी। पांचवा क्या है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स कंजप्शन होगा, एमिनिटीज लोगों की अच्छी होगी, हेल्थ अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें हैं, 5 पॉइंट इसमें है दोस्तों। पहला क्या है, स्केल इक्विपमेंट प्रोसेस, कॉस्ट सेविंग और कॉस्ट सेविंग में कैपिटल यानी बजट। एंड थर्ड है जनरेशन ऑफ प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। एंड फोर्थ है सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सोशल क्षेत्र एंड इकोनॉमिक क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी। एंड पांचवा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद हमारा दोस्तों है कि डिफाइन द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और रूरल डेवलपमेंट। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि गांव में दोस्तों उद्योग को जनरेट करना, कैसे दोस्तों, न्यू आइडिया के द्वारा, न्यू थॉट्स के द्वारा, वही हमारा कहलाता है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो स्टेब्लिश इंडस्ट्री इन रूरल एरिया रेफर टू द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। अब रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरिया, गांव में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है। तो रूरल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली लिंक एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड, डायरेक्टली लिंक है उद्योग से। अब क्या है ना दोस्तों, अगर गांव में इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा, रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा। एंड नए नए इंस्टीट्यूट खुलेंगे इंडिविजुअल लेवल पर और मास लेवल पर, और नई नई एजेंसियाँ को डेवलप्ड होगा जो कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में अहम भूमिका निभाएगा। पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन भी इसका फ़ायदा उठा लेंगे, और उनके लिए की फैक्टर होगा कि हमने ये बनवाया वो बनवाया, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, आसान है। मेंशन द वेरियर बेनिफिट। अब बेनिफिट क्या है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जाहिर सी बात है जब इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों के लिए काम वगैरह बढ़ेंगे। चेक द माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, हम लोग आसानी से माइग्रेशन को चेक कर सकेंगे किसमें, रूरल पॉपुलेशन में कि। और दूसरा है दोस्तों बैलेंस रीजनल ग्रोथ, जो गांव का विकास है उसको हम लोग बैलेंस कर सकेंगे। प्रमोशन द आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़, क्या है ना दोस्तों, गांव में बहुत सी कलाएं जो होती हैं जो दब के रह जाती हैं, वो तो रूरल जब इंडस्ट्री आएगा तो लोग उसके जरिए अपने कला को निखारेंगे और प्रमोट करेंगे। चेक द सोशल लेवल्स, लोग ये भी जान पाएंगे कि जो हमारा समाज का दुश्मन है वो कौन है। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के जीवन जीने की शैली को बढ़ावा मिलेगा, यानी जीवन जीने की शैली उनकी बदल जाएगी, नए तरीके से वो जिएंगे, अच्छे से जिएंगे। अब व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या प्रॉब्लम आती है, पहला है कि फाइनेंस प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, पैसे की प्रॉब्लम आती है। इसमें पहला पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ फंड, फंड की कमी होती है। क्या है कि कोई नया नया इंडस्ट्री खोलना भी चाहता है तो उसके पास पैसे नहीं है, वो मिडिल मैन है, तो वो नहीं खोल पाता है, फंड वगैरह भी नहीं मिलते हैं सही से। लैक ऑफ इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, और वो जो ऐसे कि गाँव में, सॉरी दोस्तों, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है। तो क्या है कि गाँव में लोगों को वो इंडस्ट्री से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड होता है। तीसरा हमारा रिस्क एलिमेंट, वो क्या है कि रिस्क लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे तो वगैरह ज़्यादा होते नहीं हैं, तो वो थोड़ा-सा रिस्क लेने में झिझकते हैं। मार्केटिंग प्रॉब्लम में क्या है, कॉम्पिटिशन। अब ज़ाहिर-सी बात है जो लोग पहले से लगे हुए हैं, जो लोग शहर के लोग हैं, जिन्हें सारी चीज़ें पता है, और एक नया बंदा उसमें आएगा तो कॉम्पिटिशन की प्रॉब्लम आएगी ही। एडवर्टाइज़मेंट, गाँव के लोग थोड़ा-सा अच्छे से एडवर्टाइज़मेंट वगैरह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि मीडिया का कैसा यूज़ किया जाए। मिडलमैन, बीच के जो बिचौलिए होते हैं वो भी उनका लाभ उठा लेते हैं। वो गाँव से ₹5 में खरीद के शहर में ₹10 में बेच देते हैं, तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम, अब मैनेजमेंट प्रॉब्लम में क्या आता है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज, गाँव के लोगों को टेक्नोलॉजी की नॉलेज कम होती है। लीगल फॉर्मेलिटीज़, कैसे लीगल तरीके से काम किया जाए वो चीज़ें नहीं पता होती हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल को कैसे प्रोक्योरमेंट किया जाए, वो चीज़ें नहीं पता होती है। पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, अगर गाँव के लोग हैं वो पुरानी-पुरानी मशीनों का यूज़ करेंगे तो क्वालिटी में भी फ़र्क आएगा। ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम क्या आती है कि लो स्किल लेवल ऑफ वर्कर, गाँव के लोग लो लेव स्किल के होते हैं। एंड दूसरा क्या, नेगेटिव एटीट्यूड, लोगों का मानना होता है कि जो हमारे बाप-दादा के ज़माने से चलता आया है वही सही है, वही ठीक है, तो
लोगों का पहले से मानना। फिर ये लोग सोचते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो सक्सेस होगा कि नहीं होगा। क्या है ना, गाँव के लोग सोचते हैं कि हमारा लड़का या लड़की बस गवर्नमेंट जॉब करे, वो ये नहीं सोचते कि वो कुछ अपना करे। तो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट है। मेंशन द प्रमोशनल मेजर प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। अब गवर्नमेंट ने क्या-क्या नए-नए नियम बनाए हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, वो आप पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं वुमन एंटरप्रेन्योरशिप। अब वुमन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है एंड इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो वुमन के द्वारा नए-नए आइडियाज़ के द्वारा नए-नए इंडस्ट्री को जनरेट करना, बिज़नेस को जनरेट करना क्या कहलाता है? वुमन एंटरप्रेन्योरशिप। अब इम्पोर्टेंस क्या है कि देखिए दोस्तों, जब मान लीजिए एक घर है, उसमें एक आदमी कमा रहा है और 4 लोग खा रहे हैं। तो मान लीजिए वो आदमी 50,000 रुपए कमा रहा है, तो 50,000 चारों लोगों में यानी पाँचों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इनकम क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है, महँगाई के हिसाब से। अगर मान लीजिए उस घर की औरत भी कमा रही है और जो आदमी है वो भी कमा रहा है और मान लीजिए 50,000 आदमी कमा रहा है और 50,000 उसकी बीवी कमा रही है, तो 1 लाख पर मंथ हो गया और 1 लाख क्या हो गया? 6 लो मतलब 4-5 लोगों में डिवाइड हो गया। तो जीवन शैली क्या है दोस्तों? बदल जाती है। तो वुमेन अगर काम कर रही हैं साथ में, तो जीवन शैली बदल जाती है। तो ये पहला इम्पोर्टेंस है और ऐसा नहीं है कि वुमेन अच्छे से वर्क नहीं करती, वो भी बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करती है, नए-नए जगह पे नए-नए काम वो लोग कर लेती हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब उन्हें परिवार सँभालना आता है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि सारी चीज़ें कर लेंगी। तो यहाँ पे वही है कि रूरल डेवलपमेंट विल बी स्ट्रगलिंग इट इकोनॉमिक इंजन ऑपरेटर ओनली एट हाफ पावर। क्या है ना, अगर आदमी सिर्फ़ काम करेंगे तो आधा पावर से डेवलपमेंट होता है, यानी आधे तरीके से। तो अगर उसमें वुमेन का भी भागीदारी हो जाए तो वो पूरी तरह से डेवलप होगा। जैसे घर का डेवलपमेंट पूरी तरीके से होता है अगर बीवी भी अच्छे से कमा रही है और आदमी भी। वुमेन एंटरप्रेन्योर हैव इमर्ज्ड एज़ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन्वॉल्व्ड इन रूरल डेवलपमेंट। If women acquire skills, they can niche from themselves in the outer outside world too. अगर वुमेन स्किल है और वो उसके जैसे काम वगैरह करती है तो वो वर्ल्ड फेमस हो जाएगी एंड वर्ल्ड लेवल पे वो इंडस्ट्री को बढ़ा के आगे ले जाएगी। दिस इज द रीजन ऑफ द वुमेन प्रोड्यूस हैज बिकम सब्जेक्ट ऑफ सीरियस डिस्कशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यही कारण है दोस्तों, अगर गांव की महिलाएं अच्छे से वर्क करें और अपने स्किल को इम्प्रूवमेंट करें तो वो रूरल डेवलपमेंट में बहुत काम आएंगी। वेरियस फंक्शन क्या है ये आप लोग पढ़ सकते हैं, छोटा सा है। सुपरविजन ऑफ एंड लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन करो, इंट्रोडक्शन एंड इनोवेशन ऑफ इमिटेशन ऑफ इनोवेशन। अब वुमेन को चैलेंजेस क्या होते हैं आते हैं गांव में, तो वो देख लेते हैं। क्या है ना, गांव के लोग मानते हैं कि अरे हमारे गांव की लड़कियां नहीं निकलेंगी या हमारे गांव की औरतें काम नहीं करेंगी। तो ये सारी चीजें आती हैं वुमन को प्रॉब्लम में। तो जनरल प्रॉब्लम क्या थी? अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइजेशन। क्या है कि वुमेन को अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिलती है, वो लोग अपॉर्चुनिटी को उतनी नहीं पहचान पाती हैं। विलिंगनेस ऑफ स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी उन्हें पता नहीं होता है। अब स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या आती है? असेंबलिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, उन्हें क्या सही है क्या गलत है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स स्टार्ट इन द फॉर्म। क्या है ना, गाँव की औरतें जो होती हैं वो बाहर कम निकलती हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का भी उन्हें कम यानी अभाव होता है एंड पैसे का तो अभाव होता ही है क्योंकि वो पूरी तरह से मम्मी-पापा पर भी डिपेंड होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्स्टेकल्स ऑफ मैनेजिंग स्मॉल फार्म, स्पेसिफिक ऑब्स्टेकल ऑफ ग्रोइंग फार्म्स। क्या है कि वो छोटे-छोटे काम करती हैं एंड उनका जो स्टार्टिंग है वो छोटे बिज़नेस से होता है, तो वो भी प्रॉब्लम आता है एंड ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इनएबिलिटी ऑफ अचीव ग्रोथ। क्या होता है जब छोटे से स्टार्ट करते हैं ना तो ग्रोथ में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, जो हमारा डी वाला पॉइंट है, स्पेसिफिक ऑब्स्टेकल्स ऑफ ग्रोइंग फर्म। तो यही चीज़ है कि जब आप छोटे से स्टार्ट करेंगी तो बड़ा होने में उसे समय लगेगा और उनको गाँव घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, इसके कारण भी प्रॉब्लम आती है। अब व्हाट आर द रीज़न ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ वुमेन? वो ये भी सेम है। तो पहला क्या है, मेल डोमिनेटेड सोशल ऑर्डर। सबका मानना यही है कि मेल अच्छे से काम करते हैं, वुमेन कम, ये गलत बात है। तो ये प्रॉब्लम आती है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, औरतों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो उसके अंदर आ जाता है। प्रोटेक्टेड लाइफ,
सबसे बड़ी सिक्योरिटी की चिंता होती है कि हमारी औरतें या हमारे घर की लड़कियाँ बाहर निकल रही तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगी कि नहीं रहेंगी। गाँव का प्रेशर होता है यानी सोशल प्रेशर जैसे गाँव की लड़कियाँ अगर पढ़ने जा रही हैं या कोई काम कर रही हैं तो लोग तरह-तरह की बातें करने लगते हैं, अरे ये वो, ये लोग आप लोग अगर गाँव से हैं तो आप लोग रिलेट करेंगे। दूसरा क्या है फैमिली ऑब्लिगेशन, कभी-कभी फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सपोर्ट वही बात है दोस्तों कि प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है। अदर्स प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी मेंटल एंड हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड और बिज़नेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सारी बातें हैं। अब एनलिस्ट द वेरियस एंटरप्रेन्योरियल कंपोटेंशियल ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योर्स। पहला क्या है इनिशिएटिव, तो इनिशिएटिव होना चाहिए। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव इनिशिएटिव एक्सेप्टिंग द पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी एक्शन इन्वॉल्व देम मेक गुड ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या है जो भी बंदा है वो रिस्पांसिबल हो अपने एक्शन के प्रति और जिसकी वजह से वो रिसोर्सेज को यूज करके अच्छा से अच्छा वर्क कर सके। दूसरा पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। तीसरा पॉइंट है एसर्टिवनेस हो, हाईली सिस्टमैटिक हो यानी जो भी वर्क वो करे वो अच्छे से सिस्टमैटिक पर वर्क करे। इनोवेटिव है यानी नए-नए आइडिया जनरेट करे। वेल इन्फॉर्म्ड हो यानी उसे क्या करना है, कैसे करना है ये सारी चीज़ें उसे पता हो। सेंसिटिव टू लोकल कल्चर हो यानी कि वो अपने जो कल्चर है उसको भी मानता हो। और मेंटेन अ गुड रैपर्ट, अपने गुड रैपर्ट यानी मेंटेनिंग ए गुड रैपर्ट अपनी जो काम करने की कला है एंड गाँव के लोगों से मिल-जुल कर अच्छे से वो करे, यानी गाँव के लोगों से वो कनेक्टेड है। स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल यानी कि उसकी बात करने की और लोगों से मिलने-जुलने की स्किल हो जो हो वो स्ट्रॉन्ग हो। व्हाट आर द वेरियस सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि रूरल अगर आप गाँव में एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें लो कॉस्ट पे मिल जाएगा एंड पॉल्यूशन भी वहाँ कम होगा, एनर्जी भी आपको अच्छे से मिल जाएगी। हाउसिंग, स्कूलिंग ये सब सस्ती होगी और दोस्तों जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ है वो कुछ ही दूरी पर आपको मिल जाएगी, जो यहाँ पर लिखा हो। बैंकिंग सुविधा भी आपको मिल जाएगी, क्या है खेती वगैरह में बहुत अच्छे-अच्छे लोन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, वो भी यहाँ पे डिफाइन किया है। लोकल मार्केट में आपको आराम से अपना प्रोडक्ट बेच बेच सकते हैं लोकल मार्केट में और कम दाम में ज़्यादा मुनाफ़ा निकाल सकते हैं। यानी कि आप कम पैसे लगाकर ज़्यादा मुनाफ़ा निकाल सकते हैं। डिफाइन द रोल ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको सब लोग सबसे ज़्यादा पता ही होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो स्किल की होती है। तो टेक्निकल एंड मैनेजरियल आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट ऑफ सक्सेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेस अगर होना है तो वो उससे स्किलफुल होना चाहिए। ये नहीं कि कोई किताब लिख दी कि हाँ इसमें ऐसे ही काम होगा तो हमने उसे पढ़ लिया और उसी के हिसाब से काम करे जा रहे हैं। अब पता चले वो किताब राजस्थान के गाँव वालों के लिए बना हुआ और हम कश्मीर में जाके उसका यूज़ कर रहे हैं तो वो कहाँ से सक्सेस होगी। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि एक एंटरप्रेन्योर को स्किलफुल होना चाहिए। व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्किल डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो स्किल डेवलपमेंट के लिए नियम बनाए गए हैं या प्रोग्राम बनाए गए हैं वो ये है। तो पहला स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2009 में आया था एंड इस स्किल का मेन उद्देश्य ये था कि जो रूरल एरिया में रहते हैं मेल या फीमेल और रूरल अर्बन ऑर्गेनाइजर अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रांजिशन कंट्री वर्क प्लेस। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो रूरल एरिया में रह रहे हैं या गांव या शहर में या जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयमेंट है तो वो लोग कैसे हों स्किलफुल हों। अब ये नए नए नियम है दो चार इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। व्हाट इज़ द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरिया। ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप की क्या ज़रूरत पड़ी। तो पहली बात ये है कि अगर रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट होगा उसके द्वारा हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो दोस्तों इनकम जनरेट होगा, रूरल का डेवलपमेंट होगा यानी गांव का विकास होगा। कर्व रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या होगा कि जो लोग गांव में रहने लगेंगे तो वो धीरे धीरे शहर में तब्दील होता जाएगा एंड अपॉर्चुनिटी नई नई मिलती जाएंगी। बिल्ड अप विलेज रिपब्लिक्स गांव में लोगों के प्रति सहिष्णुता और सद्भावना की
भावना जगेगी और लोग एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लोगों की जीवन शैली बदलेगी, वो लोग जीवन जीने की कला को बढ़ाएंगे और नए तरीके से नई नई चीज़ों को यूज़ करके रहने लगेंगे। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, क्या होगा, गांव का विकास होगा जो कि किस तरह होगा, बैलेंसिंग वे में होगा। गिव द एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरिया, यानी कि स्कोप क्या है रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप की, ये बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो क्या है ना दोस्तों, 52% जीडीपी जो गांव, जो इंडिया की है, वो किस पे डिपेंड है, गांव पे डिपेंड है और वहीं से इनकम जनरेट होगा। तो दोस्तों अगर गांव का विकास होगा, एंटरप्रेन्योरशिप गांव में होगी, तो इंडिया का विकास होगा। There are repair expansion in small medium industry area. Therefore repair shop, service center, पीसीओ, इंटरनेट, कैफे, ये सारी चीज़ें लगेंगी दोस्तों, तो गांव का विकास होगा। ये सब पढ़ लेंगे आप, आसान है। इंटरटेनमेंट वगैरह की चीज़ें वहाँ पर यूज़ होंगी, टीवी, टूरिज्म वगैरह, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी और उसके कारण नए नए डेवलपमेंट होंगे, नए नए बिजनेस का विकास होगा, चाहे वो सिविल एरिया में है या मैकेनिकल एरिया में हो। लोगों के जीवन जीने की शैली बदलेगी और रूरल एरिया में क्या होगा दोस्तों, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बढ़ेगा, फर्टिलाइजर, सीड एंड नए नए सीड मिलेंगे लोगों को और जीवन जीने की शैली बढ़ेगी। तो दोस्तों ये सारे बातें रही 5 मिनट में, आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर आप अभी तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 5 मिनट की पूरी तरह से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप अपने नियर दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इसे अच्छे से पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।